नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। कहानी चालाक सियार और हिरण की दोस्ती। एक जंगल में एक कौवा रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक हिरण जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। कौवा बहुत समझदार था। वह पेड़ पर बैठकर हिरण से बातें करने लगा। कौवा, कैसे हो हिरण भाई? हिरण, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कौवा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हिरण, हाँ क्यों नहीं, तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने चलता हूँ। कौवा हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। हिरण तेजी से दौड़ने लगता है। कौवे को बहुत मजा आता है। कौवा, भाई मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन में दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता रहा। सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन में, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा पूरा परिवार कई दिन तक इसे खाता रहेगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? ये तो बहुत तेज भागता है। अगले दिन सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। पहले तो हिरण डर गया। सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हिरण बोला, नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो, तुम हमारे भक्षक हो। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। सियार, नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। चलते चलते सियार और हिरण दोनों कौवे के पास पहुंच जाते हैं। कौवा, अरे भाई, आज ये साथ में किसे ले आए? हिरण, ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। कौवा, भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है, ऐसी गलती कभी मत करना। हिरण कौवे की बात मानकर सियार को मना कर देता है। सियार, भाई मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था, मैं और सियारों जैसा नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हिरण, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरण से कहा। सियार बोला, भाई क्या यहाँ सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में नई ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। हिरण, नहीं भाई, यही ठीक है, अभी कुछ दिन में नई हरी घास आ जाएंगी। सियार, अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरण सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। कौवा, हिरण भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरण नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहां से बहुत दूर जाने पर लालहाते खेत नजर आते हैं। सियार, देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा, अब यहाँ मजे से खाओ। हिरण जल्दी से खेत में खाने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। पूरा दिन खेत में घास खाकर हिरण सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इसी तरह कई दिन तक खेत में खाता रहता है। इधर खेत का मालिक किसान बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है। हिरण जैसे ही खाने जाता है वह जाल में फंस जाता है। हिरण, अरे सियार भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं फंस गया। कुछ देर आवाज देने पर सियार वहां पहुंचता है। हिरण को फंसा देखकर सोचता है, अब ये यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं, रात को इस पर हमला कर दूंगा। जब घायल हो जाएगा तो जाल काट कर इसे घर ले जाऊंगा। आज तो मेरे बच्चे को इसे खाने में मजा आ जाएगा। कुछ देर में सियार हिरण के पास पहुंच जाता है। सियार,
अरे हिरण भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? हिरण, अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो, कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। सियार बोला, लेकिन भाई मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, मेरे दांत पहने नहीं हैं। मैं अभी जाता हूँ, दांतों को पत्थर पर घिसकर पहना कर लेता हूँ, फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। यह सुनकर हिरण को बहुत गुस्सा आता है और सियार वहां से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर कौवा जब देखता है शाम होने को है, हिरण वापस नहीं आया, तो वह उसे देखने पहुंच जाता है। उसे जाल में फंसा देखकर कौवा उसके पास पहुंच जाता है। कौवा, हिरण भाई, मैंने मना किया था यहाँ आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हिरण, नाम न लो उसका, वह तो बहाना बनाकर चला गया, तुम यह जाल काट दो। कौवा, भाई मेरी चोंच से यह जाल नहीं कटेगा, तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोक कर पड़ जाओ जैसे मर गए हो, पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरण ने ऐसा ही किया। कुछ देर में किसान खेत में आया, उसने देखा हिरण मरा पड़ा है। यह देखकर उसने जाल खोल दिया। वह जाल को समेटकर एक ओर रखने चल देता है। उसी समय कौवा तेजी से चिल्लाने लगता है। उसकी बात सुनकर हिरण तेजी से भाग लेता है। किसान पलट कर देखता है तो वह एक डंडा फेंक कर मारता है। हिरण तो भाग जाता है, लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे सियार के सर पर लग जाता है, जिससे वह मर जाता है। यह देखकर कौवा और हिरण बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। कौवा, भाई शत्रु जात से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी विश्वास। एक छोटे से गांव में एक रिक्शा वाला रहता था। उसका नाम मोहन और उसकी पत्नी का नाम राधा था। मोहन बहुत ही दयालु और मन का सच्चा इंसान था। उसकी भगवान में श्रद्धा भी अटूट थी। कैसी भी परिस्थिति उसका भगवान पर से भरोसा नहीं डगमगाता था। वो रोज ऑटो रिक्शा चलाकर लोगों को उनके घर लेकर जाता था। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी से उसका बर्ताव अच्छा था। अच्छे स्वभाव की वजह से सैकड़ों लोग उसे पहचानने लगे थे। आधी रात भी अगर किसी को आवश्यक काम के लिए बाहर जाना पड़े तो वह नेक इंसान तैयार हो जाता था। रात के समय भी औरतें भरोसे के कारण इस रिक्शा चालक की रिक्शा में न डरते हुए जाती थी। वो दयालु मन का इंसान था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे 3 लड़कियां थीं, सुमन, कुमुदा और रेखा। वे तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी लड़की की पढ़ाई पहले से ही पूरी हो चुकी थी। मोहन ने अपनी बड़ी बेटी सुमन की 12वीं तक पढ़ाई करवाई थी। बाकी की 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान का दिया हुआ उसके पास जो भी था वो उसके लिए काफी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी जॉइंट फैमिली में तय की। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित की थी। रिक्शा चालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपनी बेटी को गहने, कपड़े और शादी का सब सामान खरीद दिया। वो अपनी बेटी की शादी का दिन देखने के लिए आतुर था। एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। मंदिर में पूजा करते हुए वह बोलने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द होने वाली है। मेरी बेटी की शादी का सामान खरीदते समय मुझे कभी भी कोई कमी नहीं हुई। आपके दयालुपन से सब ठीक चल रहा है। सब सामान भी आ गया है, खाद्य पदार्थ भी पहुंच गए हैं। उसने इन सभी के लिए भगवान का उपकार माना और उन्हें धन्यवाद दिया। शादी को 2 दिन बचे थे। वो अपनी बेटी के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने लिए हैं। एक अच्छे परिवार में तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। लड़का अच्छा काम करता है, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लड़की या दूसरों की संपत्ति होती है,
उन्हें एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी निराश मत होना बेटी, आज मैं तुम्हें यह पाठ सिखा रहा हूँ। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता समान समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया है और सिलाई भी सिखाई है। ससुराल वाले तुम्हें कोई भी काम करने को कहें तो वह काम तुम जरूर करना। हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। लड़की अपने अच्छे गुणों से ससुराल वालों को अपना बनाती है। तुम्हारे सास और ससुर तुम्हें ताना मार रहे होंगे तो समझ लेना कि तुम्हारे खुद के माता पिता तुम्हें बोल रहे हैं। ये सब बातें वह रिक्शा चालक अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारों की धूम थी। शादी को 3 दिन बाकी थे। रात में अचानक रिक्शा चालक के घर भीषण आग लग गई। रात को उसकी छोटी बेटी रेखा पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि आजू बाजू में सिर्फ धुआं ही धुआं है और उसने अपने माता पिता को जगाया। जागते ही सब आग लगी ऐसा चिल्लाने लगे, कोई तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकनी में जाकर खंभे के सहारे से बालकनी से बाहर जाने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्य को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सब सामान जलकर खाक हो गया। आग में शादी का सब सामान जलकर राख हो गया था। जहां थोड़ी देर पहले खुशियां थीं, वहां का दृश्य अभी देखा नहीं जा रहा था। जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा। सुमन उसके पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोली, पापा निराश मत हो, पापा थोड़ी भी चिंता मत करो, ये सब मेरे नसीब में लिखा था। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं हूं तो क्या हुआ, आपने हमें लड़कों के जैसे पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुमुद और रेखा ये दोनों भी उठाई थी। वो दोनों भी अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा, हम सब आपकी शक्ति हैं। हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगे। सुमन बोली, अगर वो लड़का सच्चा इंसान होगा तो ये सब देखकर भी वह शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा वो मैं आनंद से स्वीकार कर लूंगी, चिंता मत कीजिए। तीनों बेटियों ने मिलकर अपने पापा को समझाया। आसपास के सब लोग इकट्ठा हुए। साथ में सब बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब दोगे। जो आया वो शोक व्यक्त करके चलता बना। मोहन के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे कि आपने अच्छा काम करके पैसे कमाए थे। मोहन बोला, कदाचित भगवान की यही इच्छा होगी। तभी उसकी पत्नी राधा आई और बोली कि आप बस भगवान का नाम स्मरण करते रहो। आपके भगवान ने आपको बदले में यह सब दिया है। अब इस घर में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेना। तभी मोहन उससे बोला, तुम नसीब वाली हो जो इतनी बड़ी आग में से तुम जिंदा वापस आई। ये नियत का खेल है, भगवान को क्यों दोष देती हो। किसी आदमी ने प्रेस में ये खबर दे दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में खबर आई कि ऑटो रिक्शा चालक मोहन के घर में आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिसने भी यह खबर सुनी उसने मदद की। उस भले मोहन को पहचानने वाले सब आए और पता नहीं अपने साथ क्या लाए। उसका घर तोहफों से भर गया था। किसी ने गहने, किसी ने कपड़े, किसी ने राशन तो किसी ने पैसे दिए। सब सुनने के बाद सभी रिश्तेदारों ने मदद की। शाम तक उसके घर में कितने रुपए जमा हुए थे पता नहीं। तीनों लड़कियों ने सब पैसे पापा के पास दे दिए। तब सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जहां सब ध्वस्त हो गया था वहां उसने तीनों लड़कियों के साथ बैठे बैठे इतने पैसे जमा कर लिए
कि आसानी से शादी हो सकती थी। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने अपनी बेटी की शादी मंदिर में बड़े धूमधाम से की। लोग आपस में बोल रहे थे कि सच्चे मन के इंसान की भगवान मदद करते हैं। आज भगवान के इस चमत्कार पर सभी की श्रद्धा थी। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मोहन की पत्नी बोली, मुझे माफ कर दो। गुस्से में भगवान को क्या कुछ नहीं बोल दिया। तीनों लड़कियां हंसते हंसते माँ की तरफ देख रही थी। कुछ समय पहले जहाँ सब रो रहे थे वहाँ सबके चेहरे पर अब खुशी दिखी। भगवान सच्चे मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। मोहन और उसकी बेटियों ने संकट के समय एक दूसरे का साथ दिया, अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बिल्ली का न्याय। एक वन में एक पेड़ की खो में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे जिन पर फलवा बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। दूसरे चकोर को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फलवा बीज चुगकर जीवन गुजार रहा था। दूसरे चकोर ने उसे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीजें हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद वह चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि कल ही वह दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज का स्वाद चखकर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने कोपलें खाई, उसे वह अति स्वादिष्ट लगी। उस दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया कि खाकर तृप्त होकर वहीं आंखें मूंद कर सो गया। इसके बाद भी वह वहीं पड़ा रहा, रोज खाता पीता और सो जाता। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि अब घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी होने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। वह उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उसने उस पर अधिकार जमा लिया और वहां रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। ये घर मेरा है। चकोर गुस्से से फट पड़ा, 7 दिन? भैया, मैं इस खो में कई वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास के पंछी या चौपाए से पूछ लो। खरगोश चकोर की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया, ये खो खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से पूछता फिरूं? चकोर गुस्से में बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता? मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना तू क्या कर लेगा? ये घर मेरा है, तुझे जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वो मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावे की हूं की, परंतु ठोस रूप से कोई सहायता करने सामने नहीं आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा, तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। पर समझौते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी शर्त पर खो छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इस प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा के किनारे आ निकले।
वहां उन्हें जप तप में मग्न एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृगशाला पर बैठी पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर व खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलेगा। खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं। चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह जरा घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो, यह बिल्ली सांसारिक मोहमाया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फंसाने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चकोर और खरगोश पर और प्रभाव डालने के लिए वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाया, जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो। उसने उपदेश दिया और बोली, खैर बताओ तुम्हारा झगड़ा क्या है। चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर उसे रोका और बोली, बच्चों, मैं काफी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमजोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में जोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय सिया राम। वे दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सकें। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊ की आवाज लगाई और एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बुरी संगत का फल। प्राचीन समय की बात है। सोहन नाम का एक लड़का था। वह माता पिता का इकलौता पुत्र था। माता पिता उसका पालन पोषण बड़े चाव से करते थे। वो भी पढ़ने में बहुत रुचि रखता था। प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आकर अपनी योग्यता का सिक्का जमा देता था। वो प्रत्येक कार्य समय पर करता था। बड़ों का आदर करने तथा दुखियों के दुख को दूर करने का गुण भरा होने के कारण सभी लोग उसे अच्छा बालक समझते थे। दुर्भाग्य से उसकी मित्रता कुछ बुरे लड़कों से हो गई। वो पढ़ाई से भी जी चुराने लगा। कभी कभी स्कूल भी न जाता था। घर पर न रहकर गलियों में घूमकर समय बर्बाद करने लगा। 3 महीने के पश्चात छमाही परीक्षा हुई और वो फेल हो गया। फेल होने की बात सुनकर उसके माता पिता दुखी हुए। पिता ने सोहन को बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन सोहन के पिताजी बाजार से कुछ सेब लाए। उन सेबों में एक सड़ा हुआ सेब भी था। सोहन के पिता ने सोहन के सामने उस सड़े हुए सेब को अच्छे सेबों में रख दिया। पिता के कहने पर सोहन सेबों की टोकरी कमरे में रखाया। 3-4 दिन बीत गए। सोहन के पिता ने सोहन को सेबों की टोकरी लाने को कहा। सोहन जब सेब लाने के लिए गया तो उसने बहुत से सेबों को सड़ा हुआ पाया। सोहन ने बड़ी हैरानी से अपने पिता को बताया कि सेब सड़ गए हैं। पिता ने सेबों की टोकरी को देखते हुए कहा, देखो, एक सड़े सेब ने सारे अच्छे सेबों को भी खराब कर दिया है। ठीक इसी प्रकार बुरी संगत में पड़ जाने पर अच्छे व्यक्ति भी दूषित हो जाते हैं। सोहन को लगा कि जैसे उसके पिताजी उसी से ही कह रहे हों।
उसकी समझ में ये सारी बातें आ गई। उसने बुरे लड़कों का साथ छोड़ दिया और फिर से अच्छा लड़का बन गया। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आकर यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्संगत का फल अच्छा निकलता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं जातक कथा बुद्धि का चमत्कार। आज से कई सौ साल पूर्व की बात है। एक गांव में राम सिंह नामक एक किसान अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी न करता रहे। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थी। लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर संजो डाले थे। वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। उसका बेटा सुंदर भी काफी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित कस्तूरी लाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की खुशियां और सारे सुख ला कर डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो वह उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वाहवाही हुई। अपने बेटे की इस सफलता पर राम सिंह का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी। राम सिंह की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी विवाह का विचार बनाया है? अरे भाग्यवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दें। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीखकर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है? हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? सुंदर की माँ कमला ने कहा। माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए। सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझा कर भेजूं तो वह अवश्य उसे शरण देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर करूं। ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने यार दोस्तों के साथ खेलकूद कर घर वापस आया तो राम सिंह ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में सुंदर भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहां कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा पा सके। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर वह बड़ा खुश हुआ और बोला, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार न कर दें। यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही। मगर अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। और इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर
शहर के लिए विदा कर दिया। सुंदर काफी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वह भली भांति समझता था। वो ये भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में डूबा ही रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था। अतः खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर सुंदर की आंखें चुंधिया गई। खूब भीड़ भड़क्का, सजी संवरी दुकानें, तांगे इक्कों का आवागमन। खैर, आश्चर्य से वह सब देखता सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह पता के बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब का मरखप गया है और अब तो उसके परिवार का कोई भी अता पता नहीं है। यह जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और बोला, बेटे सुंदर, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मते मर्दा मदद ए खुदा। यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार हौसला बांधता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वो जहां भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसकी बातचीत करने के ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होता, किंतु कोई जान पहचान ना होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो रुपया पैसा लेकर आया था वो भी लगभग समाप्त होने को था। अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने आ घेरा। वह सोचने लगा कि काश शहर में कोई उसका परिचित होता तो अवश्य उसे नौकरी मिल जाती। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। एक दूसरे से कह रहा था, कुछ भी कह भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपने सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना ना भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंत्र वंत्र पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों न किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भैया तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा लें। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ को खोदकर नदी बहा दे। देख, तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? रामवीर ने सड़क के किनारे एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा किया। हाँ, देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूककर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी तरक्की का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बाबत ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया मेरे, अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है।
जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई रामवीर, निराश सा होकर गंगाराम बोला। तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। अब चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। वे तो चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कई बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो, वहाँ कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई, सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आ पूसी पूसी आ। इस बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए थे। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में मेरी सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी कि बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? एक व्यक्ति बोला। हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। ये सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वो सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या दोगे? आए? सेठ जी ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? सुंदर के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक ओर हटाता हुआ सुंदर बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे मरा हुआ चूहा, ये तो वहां पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नजर उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा
घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूम शयन कर रही है। घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे हुए हैं और बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी काकी को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो अपनी काकी के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं ले जाने दूंगा। लोग बहुत कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार पर उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी किसी तरह उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रहा। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से यह प्रकट हो ही गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि उसकी काकी कहीं और नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं, अर्थात उसकी काकी की मृत्यु हो चुकी है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वो प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल सा उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर उदास रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यापू पतंग पाने के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी को लेकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। हाँ देखो, बिल्कुल अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आ गई। एक अंधेरे घर में उसकी डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। भोला ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। वो बोला, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला की बात सुनकर श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, पर कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे काफी रात तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने पहले दिन की तरकीब से विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकालकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी का नाम लिखवा लूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास जा पहुंचेगी। 2 घंटे के बाद प्रफुल्लता से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। क्या तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला और श्यामू को धमका कर बोले।
भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया और बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, चोरी सीख कर जेल जाएगा। विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, मैंने मंगवाई थी। कहते हैं इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बंटी की घर वापसी। बंटी अभी अंदर पानी पीने गया ही था कि ढाबे का मालिक सरदार फूल सिंह चिल्ला पड़ा, कहाँ मर गया बंटी? देख नहीं रहा ग्राहकों के आने का टाइम हो रहा है, जल्दी से टेबल पर कपड़ा मार। सुबह 5 बजे से बंटी काम कर रहा था। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। दोपहर की गर्मी में अभी उसने सारी टेबल साफ की थी, लेकिन तेज हवा से मिट्टी उड़कर बार बार टेबल पर आ रही थी। बंटी जल्दी से पानी पीकर बाहर आया और कपड़ा लेकर जल्दी से टेबल साफ करने लगा। आज उसने नाश्ता भी नहीं किया था। नाश्ता उसे तभी मिलता था जब ढाबे पर रात को खाना बच जाता था, लेकिन ग्राहक ज्यादा होने के कारण खाना बचा ही नहीं। बंटी का भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन फूल सिंह तो जैसे उसकी जान का दुश्मन था। वो जल्दी जल्दी सफाई कर रहा था। तभी सामने के ऑफिस में लंच का समय हो गया। थोड़ी देर में पूरा ढाबा ग्राहकों से भर गया। बंटी और उसके साथ के दूसरे नौकर भाग भाग कर आर्डर ले रहे थे और सफाई कर रहे थे। इधर सरदार फूल सिंह चिल्ला चिल्ला कर काम करवा रहा था। अपने नौकरों से उसे कोई मतलब नहीं था। उसे बस गले में आ रहे पैसों से मतलब था। बंटी का असली नाम कोई नहीं जानता था। सब उसे छोटू कहकर बुलाते थे। लंच टाइम के बाद भी करीब 4 बजे तक ढाबे पर कोई ना कोई आता रहता था। साफ सफाई के बाद फूल सिंह ने देखा कि थोड़ा खाना बचा है, तो वह बोला, चलो तुम लोग भी जल्दी से खाना खा लो, फिर शाम के खाने की तैयारी करो। और सुन विक्रम, इनमें से किसी को भी पनीर की सब्जी मत देना, रात को इसे ही चला देंगे। विक्रम जो वहां खाना बनाता था वो बोला, मालिक कल की सब्जी है, शाम तक तो खराब हो जाएगी। तब फूल सिंह बोला, अच्छा चल दे दे इन्हें भी थोड़ी सब्जी। बंटी और उसके साथ के लड़के एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। ढाबे का मालिक अंदर जाकर सो गया। खाना खाने के बाद बंटी बैठकर अपने पिछले दिनों के बारे में सोचने लगा। बंटी एक गांव में रहता था। उसके माता पिता खेत में मजदूरी करते थे। वह दिन भर अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता रहता था। ना कोई चिंता थी, ना कोई फिक्र। गांव में कम में भी गुजारा हो जा रहा था। एक दिन शहर से उसके पिता का दोस्त गांव आया और बोला, अरे शहर में इतने काम के रोज 400 रुपए मिलते हैं, तुम्हारा बेटा भी अच्छे से पढ़ सकेगा। वहां बड़े सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई होती है। इसके जितने बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। बंटी के भविष्य की चिंता उन्हें गांव से शहर ले आई। एक बिल्डिंग में बंटी के माता पिता काम करने लगे। वहीं पास ही में एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगे। बंटी से उसके पिता ने कहा, बस बेटा कुछ दिन की बात है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर तेरा दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। बंटी भी बहुत खुश था। पिता का वह दोस्त रोज घर आता था। शाम को बंटी के पिता उसके साथ जाने लगे। उसने उन्हें शराब पिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बंटी के पिता को शराब की ऐसी लत लग गई कि उसने काम करना भी छोड़ दिया। अब वह दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता था। बंटी की मां मजदूरी करके लाती
तब कहीं चूल्हा जलता। बंटी की माँ घर में क्लेश करती। वह चाहती थी कि सब छोड़कर गांव चलें। बंटी के भविष्य का भी वास्ता देकर शराब छोड़ने के लिए कहती, लेकिन बंटी के पिता पर कोई असर नहीं होता। एक दिन बंटी बाहर खेल रहा था, तभी उसने जोर की चीख सुनी। बंटी जल्दी से भाग कर गया तो क्या देखता है, बंटी के पिता ने उसकी माँ को बुरी तरह मारा है। माँ बेहोश पड़ी थी। पड़ोसियों के मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। यह खबर सुनते ही बंटी का बाप भाग गया। बंटी अब अकेला रह गया था। कुछ ही दिनों में पता लगा उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया। बंटी की झुग्गी पर किसी और ने कब्जा कर लिया। बंटी भटकते भटकते इस ढाबे पर पहुंच गया। तब से वह ढाबे पर नौकरी कर रहा है। बंटी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ना वे लोग शहर आते, ना ये सब होता, यही सोचकर बंटी रो रहा था। कुछ ही देर में फूल सिंह आ गया और चिल्लाने लगा। बंटी और उसके साथ के दूसरे नौकर जल्दी से उठकर शाम के खाने की तैयारी में लग गए। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन फूल सिंह के ढाबे पर कुछ अफसर आए। छोटे बच्चे से काम करवाने के कारण उसे पकड़ कर ले गए। साथ में बंटी और उसके साथ के 2 नौकरों को भी पकड़ लिया गया। बंटी से थानेदार ने पूछा, लड़के तेरा गांव कहाँ है? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? बंटी ने उन्हें सारी बात बता दिया। यह सुनकर थानेदार किसी से फोन पर बात की। फिर बंटी को एक एनजीओ की मदद से अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। बंटी अब अनाथ आश्रम में रहता है। वहां भी उसे काम करना पड़ता था। इसके साथ बड़े लड़के उसे मारते भी थे। सब सह कर भी बंटी कुछ नहीं बोलता था। बस उसे समय पर खाना मिल जाता था। एक दिन बंटी के अनाथ आश्रम में एक थानेदार आया। उसने बंटी से बात की। वह बंटी को अपने साथ ले गया। बंटी के पिता की सजा पूरी होने वाली थी। उन्होंने बहुत मेहनत से जेल में काम किया, जिससे उनके आगे की सजा माफ हो गई थी। थानेदार को उनसे हमदर्दी हो गई थी। उनके पछतावे को देखते हुए उसने बंटी को ढूंढने का वादा किया था। आज बंटी को देखकर उसके पिता उससे लिपटकर बहुत रोए। उन्हें देखकर बंटी भी रोने लगा। जेल में किए काम के पैसे लेकर बंटी के पिता ने वापस गांव जाने का फैसला किया। बंटी अपनी मां को खोकर और कुछ कड़वी यादों को लेकर अपने पिता के साथ वापस अपने गांव आ गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी बंटी की घर वापसी।